हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की EVS का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे, अप यू गो। इसमें हम माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पहाड़ पर चढ़ाई करना। तो ये किसी की डायरी के पेजेस हैं बच्चों, जिसमें अपनी माउंटेनियरिंग का किस्सा बताया है किसी ने। अब हम शुरू करते हैं। ये उन्होंने लिखा 2 फरवरी 1984 को। माउंटेनियरिंग कैंप। माउंटेनियरिंग कैंप वही होता है जहाँ पर काफ़ी लोग एक साथ ग्रुप बना के माउंटेनियरिंग करते हैं। ये किस्सा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी यहाँ का। तो जो राइटर हैं वो लिख रही हैं, वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalaya. There were other women from banks and other institutions. तो एक मैडम हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं। उन्होंने बताया कि हम 20 टीचर्स थे केंद्रीय विद्यालय के, और बाकी लोग जो थे वो बैंक्स वगैरह और अदर इंस्टीट्यूशंस के थे। हम माउंटेनियरिंग कैंप में बड़े एक्साइटेड थे। Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough, narrow path. तो आज हमारा सेकेंड डे था कैंप में, और मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी और मैंने अपने पाँव ज़मीन पर रखे तो मैं दर्द की वजह से चिल्लाई ज़ोर से। और मुझे याद आया कि कल हम 26 किलोमीटर चले थे और हमारे कंधों पर हैवी रक्सैक था, यानी हमारा काफ़ी हैवी बैग था। जो माउंटेनियरिंग के लिए बैग, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमारे बैग में थी। और आज मुझे बहुत डर लगा दोबारा से उन सब जगहों पर जाने से। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. Suddenly, I heard his deep voice from behind. तो मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने धीरे धीरे ब्रिगेडियर सर की तरफ जाना शुरू कर दिया। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी, जो कि डायरेक्टर थे हमारे एडवेंचर कोर्स के। और मैंने सोचा कि मैं उनसे क्या कहूँगी कि आज मैं ट्रैक पर नहीं जा पाऊँगी। अचानक ही मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? मैडम आप नाश्ते के टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो? हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। वरना आपको ट्रैक पर जाना पड़ेगा खाली पेट ही, यानी पहाड़ चढ़ने के लिए आपको खाली पेट ही चलना पड़ेगा आज हमारे साथ। सर सर, मैडम क्या चिल्लाई, अब आवाज़ देती रह गई, सर सर। आई कुड नॉट से एनी मोर, कुछ और मैं कह ही नहीं पाई। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? सर ने क्या कहा? मैडम से कुछ सुने भी नहीं, बोले कि आप ये मुझसे कहने आई हो कि आपके पैरों में ब्लिस्टर्स यानी छाले हो गए हैं और अब आप चल नहीं सकती, क्या यही बात नहीं है? तो मैडम बोली, यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। उन्होंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. तो मैंने अपना सर हिलाया और जल्दी से वापस जाने लगी। फिर से मुझे उनकी आवाज़ आई, लिसन मैम, यानी मैम सुनिए, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी, यानी उसकी लीडर होगी। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. और अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी होगी आपके ग्रुप मेंबर को, आपको उसकी हेल्प करनी होगी, और आपको पहले ही ग्रुप लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में बताया जा चुका है। A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि एक लीडर को क्या करना चाहिए। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, यानी लोगों को उनके बैग्स उठाने में हेल्प करनी है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, यानी ग्रुप को आगे बढ़ाने में और लास्ट तक चलने में मदद करनी है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उनकी हेल्प करनी है जो प्रॉपरली
क्लाइम नहीं कर पाएंगे, पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, कोई अच्छी जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम रुक कर आराम कर सकें। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनको देखना है जो बीमार हैं। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए फूड का इंतजाम, खाने का इंतजाम करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सज़ा के लिए तैयार रहना है। अगर मैं सब कुछ सही भी करूं लेकिन मेरे ग्रुप का कोई और मेंबर कोई गलती करेगा तो उसकी सज़ा भी ग्रुप लीडर को ही मिलेगी। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। तो मुझे यहाँ के डिसिप्लिन से अब थोड़ा सा डर लगा और मुझे लगा क्या यहाँ इस कैंप में मज़े आएंगे। अब शुरू हुई ग्रुप नंबर 7 की बात, जिसका इनको लीडर बनाया गया था। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Khundun B from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our hearts we grew close to each other. तो ग्रुप नंबर 7 में जो गर्ल्स थी वो सभी असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड की थी, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की थी। और सिर्फ मैं ही एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी उस ग्रुप में। और मैं खुश थी उन सब से, अपने नए ग्रुप से मिलकर, लेकिन एक परेशानी थी कि उन सब में से किसी को भी अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। और हम तकरीबन 21 दिन तक साथ रहे और अच्छे से एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए, लेकिन हम एक दूसरे के भावनात्मक तौर पर बहुत करीब थे। उनमें एक लेडी थी जिनका नाम था खुंदून बी, वो मिजोरम से थी, उन तक से मैं बात नहीं कर पाई। क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी। बच्चों अब ये बात शुरू हो गई है 5 फरवरी 1984 की। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. अब बच्चों हमें विटामिन सी और आयरन की टैबलेट्स दी गई, गर्म गर्म चॉकलेट वाला दूध दिया गया ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए, थोड़ी हमें ताकत मिले। और हर सुबह को एक मेडिकल चेकअप होता था, वो रूटीन चेकअप हुआ हमारा और हमने अपनी बैंडेजेस बांधी और अब हम बचे हुए दिन गिनने लगे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर. 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद अब हम एक रिवर पर पहुँचे। There was a thick rope tied across the river from one bank to the other. The rope was tightly fixed to pegs or pitons on both the sides. I was feeling nervous. I started thinking, what would happen if the rope came out? I was trying to estimate how wide the river was. तो बच्चों वहाँ पर अब मुझे पता लगा कि एक मोटी सी रस्सी है, वो अक्रॉस द रिवर यानी रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहाड़ों पर बांधी गई है, दोनों किनारों पर, और बहुत टाइटली फिक्स थी वो पैक्स से, यानी जो हुक्स होते हैं उनके ज़रिए अच्छे से टाइट बंधी हुई थी दोनों साइड से। लेकिन मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये रस्सी निकल गई तो क्या होगा, और मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि इस रिवर की चौड़ाई कितनी होगी। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. He then put the sling on the thick rope tied across the river. तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपनी कमर पर एक रस्सी टाइट बांधी और एक हुक लगाया उसमें। उसके बाद उन्होंने वो मोटी रस्सी में जो स्लिंग हुक टाइप की जो चीज़ थी वो लगाया और टाइड अक्रॉस द रिवर, और रिवर के क्रॉस बांधी वो रस्सी। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, अब वो चलते हुए जा रहे थे आइसी वाटर, बर्फ जैसे ठंडे पानी से। ही वेंट टू द अदर साइड, वो पहुंच गए दूसरी साइड पर। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर. हम में से कोई भी तैयार नहीं था, हमें भी उनके पीछे पीछे जाना था, लेकिन हम में से कोई तैयार नहीं था इतनी तेज़ चलती हुई पानी के रिवर में, ठंडे पानी के रिवर में।
Everyone was pushing each other to go first. सब एक दूसरे से कह रहे थे पहले आप जाओ, पहले आप जाओ. I stood last in the line hoping that no one would see me. मैं लाइन में सबसे आखिर में खड़ी थी और चाह रही थी कोई मेरी तरफ न देखे. Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hand. I knew there was no escape now. अचानक मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे पास पहुँचे और उनके हाथ में स्लिंग और रोप थी और मैं समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है. आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज. मैं तैयार तो थी लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी. सर कुड गेस माई फेयर्स. उन्होंने मेरा डर पहचान लिया. ही कॉल्ड आउट लाउडली. वो ज़ोर से बोले 3 चेयर्स फॉर संगीता मैडम. सर ने बोला मुझे चेयर करने के लिए कि 3 चेयर्स फॉर संगीता मैडम. एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर. मुझे एनकरेज करने के लिए उन्होंने चेयर करवाया सारे ग्रुप मेंबर से और अचानक ही मुझे किसी ने धक्का दिया पानी में जाने के लिए. आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन. अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे ठंडे पानी की वजह से मेरे पैर जम गए. आई स्टार्टेड शिवरिंग. माई टीथ वर चैटरिंग. आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड. अचानक से मैं कांपने लगी सर्दी की वजह से. मेरे दांत चैटर करने लगे, दांत बजने लगे और मैंने रस्सी को पकड़ा और आगे बढ़ी. एज आई वॉकड फर्दर, जैसे मैं आगे बढ़ी, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी वो गहरी होती गई नदी और मेरी गर्दन तक पानी आ गया. इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. जब मैं और आगे बढ़ी तो अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं इतनी डर गई कि मेरे हाथ से, सर्दी की वजह से मेरे हाथ से रस्सी छूट गई. मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी मदद मांगने के लिए. I was sure I would be carried away by the river. मुझे लग रहा था मैं रिवर में बह जाऊंगी. बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग. पर मुझे पता था कि मैं स्लिंग से ऊपर मोटी वाली रस्सी से बंधी हुई हूँ. मेरी कमर पर जो रस्सी है उससे ऊपर वाली रस्सी से बंधी हूँ. होल्ड द रोप, होल्ड द रोप. किसी की आवाज़ आई अचानक कि रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो. आई कुड हेयर द शाउट्स. मैं आवाज़ सुन सकती थी. आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड. तो मैंने जल्दी से रस्सी पकड़ी और अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया. स्लोली विथ सम करेज आई रीच द रिवर बैंक. थोड़ी हिम्मत करके मैं रिवर के दूसरे किनारे की तरफ पहुंच गई. आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर. हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने अपना चैलेंजिंग टास्क, एक मुश्किल काम पूरा कर लिया. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली. अब मैं दूसरे किनारे पर खड़े होकर अपने ग्रुप मेंबर्स को सजेशंस दे रही थी, बता रही थी कि टाइटली रोप को पकड़ो और इस किनारे पर आने की कोशिश करो. आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज. क्योंकि मैंने एक चैलेंज को, एक चुनौती को बहुत ही हिम्मत से पार कर लिया था सामना करके. इस वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था. रॉक क्लाइंबिंग. अब बच्चों 10 फरवरी 1984 की बात शुरू हो गई है. वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स. तो ये सब चीज़ें हमारे रक्सैक में, हमारे बैग में थी, जो हमारी बैग पर थे. और आज हमें 15 किलोमीटर जाना था और जिसमें के ऊंचाई थी, आज जहाँ हमें जाना था 1600 मीटर्स की ऊंचाई पर. वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स. वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत दिख रहे थे हमें, जहाँ पर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाई गई थी. बच्चों आपको फोर्थ क्लास में किसी लेसन में आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, उन्हीं को स्टेप फील्ड्स कहते हैं. वी सो कॉलोनल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 meters हाई फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड रोप्स.
हमने देखा कि कॉलोनल राम सिंह जो हैं वो 90 मीटर की हाइट पर एक फ्लैट रॉक पर खड़े हैं, कुछ हुक्स वगैरह और रस्सियाँ लेकर। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes. तो हमें पहले ये समझाया गया कि हमें रॉक को ध्यान से पहले ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, फिर उसमें पकड़ने की जगह ढूंढनी है। Places where we can put our hands and feet. वो जगह ढूंढनी है जहाँ हम आराम से अपने हाथ या पैर टिका सकें। Today I was not going to back out. आज मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं थी। I stood first in the line. और आज तो मैं लाइन में सबसे पहले सबसे आगे खड़ी हो गई। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। हमारे इंस्ट्रक्टर ने फिर से अपनी कमर पर रस्सी बांधी। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप। उन्होंने रस्सी बांधी और आगे की तरफ चढ़ना शुरू किया, अपना स्लिंग रस्सी में डालकर, हुक डालकर, जो उनकी कमर पर बंधी हुई रस्सी में जो एक स्लिंग था उसको डाला और आगे की तरफ ऐसे बढ़ना शुरू किया जैसे कि वो भाग रहे हैं। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप। मैंने भी अपना स्लिंग डाल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया, आई स्लिप्ड, मैं फिसल गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। मैं रस्सी से लटक रही थी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। मुझे आवाज़ आई, किसी ने कहा कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री पर रखो जब आप क्लाइंब कर रहे हो। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। तो किसी की आवाज़ आई कि आप क्लाइंबिंग करते टाइम अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखो और हिल के साथ जो जहाँ आप क्लाइंबिंग कर रहे हो ज़मीन के साथ में आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ। डू नॉट बेंड, अपने आप को मोड़ो नहीं। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड। मैंने इस बात को ध्यान से सुना और मैंने ऐसा सोचा जैसे कि ये रॉक नहीं बल्कि फ्लैट ग्राउंड है। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और फिर मैंने क्लाइंबिंग शुरू कर दी। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप। इसी तरह से वापस आते टाइम भी हमें रस्सी का यूज़ करना था। इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। इसी तरह से हम वापस भी बिना डरे उतर आए। अ फनी इंसिडेंट 14 फरवरी 1984। 14 फरवरी 1984 की बात है। कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ इनके साथ में। इट वॉज इवनिंग, खुंदून बी वॉज फीलिंग हंग्री। शाम का टाइम था, खुंदून बी को बहुत भूख लग रही थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, अब हमारे पास खाना नहीं बचा था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड। उन्होंने किसी के फील्ड में, खेत में जंप लगाई, फेंस को पार करके। जो बाउंड्री होती है ना, खेत की बाउंड्री को कूद कर उन्होंने किसी के खेत में छलांग लगा दी। शी क्विकली प्लग 2 बिग कुकम्बर्स एंड केम बैक। वो जल्दी से उन्होंने 2 खीरे तोड़े और वापस आ गईं। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग। अचानक से पीछे से एक लेडी आई और उन्होंने उनका बैग पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खुंदून बी इन हर ओन लैंग्वेज। उन्होंने अपनी ज़बान में खुंदून बी को कुछ कहना शुरू कर दिया। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग। हम समझ ही नहीं पा रहे थे वो क्या कह रही हैं। खुंदून बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो लैंग्वेज। वो अपनी मीज़ो लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही थी, विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नीदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी। ना तो वो खुंदून बी की बात समझ रही थी, फिर मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की तो मेरी बात वो दोनों ही नहीं समझ पाई। फाइनली आखिरकार मैंने अपने हाथ जोड़े और उनसे सॉरी बोला। बट देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। तब तक हमारा ग्रुप हमसे दूर जा चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे। नाउ वी वर रियली स्केयर्ड। अब बच्चों पहले ही रात हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। We could not see anything even with our torches. हमें टॉर्चेस के बावजूद भी कुछ नहीं दिख रहा था। I started sweating even though it was cold. जबकि सर्दी की रात थी लेकिन तब भी मुझे पसीना आना शुरू हो गया। I tightly held खुंदून बी's hand. मैंने खुंदून बी का हाथ पकड़ लिया। I called out loudly, Where are you all? Can you hear me? मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हैं आप सब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. तो मेरी आवाज़ जो है वो माउंटेन्स में गूंजने लगी। हम दोनों ही ने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और हमारे टॉर्चेस को
बार बार फ्लैश करना, ऑन ऑफ करके दिखाना शुरू कर दिया. प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग. हो सकता है हमारे ग्रुप को अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग पीछे रह गए हैं. वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस. थोड़ी सी दूरी से हमें कुछ विसल्स की सीटियों की आवाज़ें आई. आई अंडरस्टूड द सिग्नल. मैं समझ गई कि उनका सिग्नल है. वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड. खुंदून बी ने और मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हमने वही इंतज़ार करना शुरू किया. खुंदून बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग. खुंदून बी ने कहा, मैं फील किया कि हमको बातें करनी चाहिए. शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली. उन्होंने एक मीज़ो सॉन्ग गाना शुरू कर दिया. आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस. एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन. तो आखिर में थोड़ी देर के बाद हमारा ग्रुप हमारे पास आ गया और हम फिर से ग्रुप के साथ मिल गए. अ स्पेशल गेस्ट. 15 फरवरी 1984 की बात है. हमारी मुलाकात किसी एक ख़ास मेहमान से हुई. आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट, बछेंद्री पॉल. बच्चों, आपने कभी ये नाम सुना है, बछेंद्री पॉल? बहुत ही ख़ास है ये इंडिया के लिए. चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे पढ़कर. शी हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. वो जब ही चुनी गई थी माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग के लिए, जो दुनिया में पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पहाड़ की एक चोटी है. तो वो उसके लिए सेलेक्ट हुई थी माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग के लिए, बछेंद्री पॉल. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का आशीर्वाद लेने आई थी. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. वी वर ऑल सिंगिंग. बछेंद्री पॉल ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग्स. वो पहाड़ी सॉन्ग्स पर बछेंद्री पॉल भी गा रही थी, डांस कर रही थी. ये पहाड़ी सॉन्ग्स हैं बच्चों को चुन के. पहाड़ी सॉन्ग्स से बेदी पाको, बारह मासा, काफल पाको, चैता, मेरी छैला. At that time, we had no idea that Bachendri Pal would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. जब हम बचेंद्री पॉल से मिले थे तो हमें पता भी नहीं था कि बचेंद्री पॉल इंडिया की पहली औरत होंगी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी और हिस्ट्री बन जाएगी ये. कैंप इन द स्नो. अब 18 फरवरी 1984 की बात है. वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स. हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, 2134 मीटर. वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर. यहाँ हमें पूरी रात गुजारनी थी. एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. हर कोई अपना टेंट लगाने में बिजी था. वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड. हमने ज़मीन पर भी और टेंट के लिए भी डबल लेयर्ड दोहरी वाली प्लास्टिक शीट लगानी चाहिए. द एयर बिटवीन द लेयर्स would help to keep us warm. We put in the packs and began to put up the tents. तो हमने जल्दी जल्दी वहाँ पर हुक लगाने शुरू किए टेंट लगाने के लिए. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. जैसे ही हम एक साइड पर टेंट लगाते, वो हवा इतनी तेज़ चलती कि दूसरी साइड से टेंट उखड़ जाता. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हम अपना टेंट लगाने में कामयाब हुए. देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. फिर हमने अपने टेंट के चारों तरफ एक ड्रेन सा बना दिया, कुछ गहरा, कुछ नाली टाइप सा बना दिया. मुझे लगता है बच्चों, हो सकता है कि कीड़े मकोड़े ना आए, उसके लिए बनाया होगा. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. अब हमें बहुत भूख लग रही थी. वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड. हमने वहाँ पर कुछ लकड़ी जमा की और फिर चूल्हा बनाया, स्टोन्स पत्थर जमा करके, और फिर कुछ खाना बनाया. आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट. उसके बाद हमने सारा जितना भी खाना बनाने में या लकड़ी वगैरह जलाने में जो भी वहाँ वेस्ट कूड़ा इकट्ठा हुआ था, वो सब हमने अपने एक बैग में भर लिया ताकि कैंप साइट को क्लीन करें. पहाड़ पर कुछ भी गंदगी या कूड़ा, गार्बेज हमसे छूट ना जाए, वो भी हमें वापस ही लाना होता है. सून वी गॉट इन टू आवर स्लीपिंग बैग्स. उसके बाद हम अपने स्लीपिंग बैग में गए. आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट. वुड इट बी कम्फर्टेबल. मुझे लग नहीं रहा था हम इसमें सो पाएंगे, ये कंफर्टेबल होंगे. वुड आई नॉट फील कोल्ड. क्या मुझे सर्दी नहीं लगेगी. बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प मी कीपिंग अस वार्म. वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फेल अस्लीप. लेकिन वो बहुत ही कंफर्टेबल अच्छे बैग थे जिसके अंदर फेदर्स भरे हुए थे, पंख वगैरह भरे हुए थे, और मुझे बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि थके हुए भी बहुत थे.
द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. अगले दिन जब हम उठे तो हमने देखा कि बर्फबारी हो रही है. वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लैक्स वर जेंटली फॉलिंग. सफ़ेद सफ़ेद सॉफ्ट सी बर्फ गिर रही थी. वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल. द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट. हमारे आसपास सारे पौधे, पहाड़, ग्रास, सब कुछ बिल्कुल वाइट दिख रहा था. टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर्स. आज हमें 2700 मीटर तक की ऊंचाई तय करनी थी. वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. तो हमें आज, क्योंकि बर्फ़ गिर रही थी, स्टिक के सहारे पहाड़ की चढ़ाई करनी थी. इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग. क्योंकि ये बहुत मुश्किल था क्योंकि हम फिसल रहे थे बर्फ़ पर. बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स. दोपहर तक हम ऐसी पहाड़ की ऐसी चोटियों पर पहुंच गए जहां बिल्कुल बर्फ़ ढकी हुई थी. वी एन्जॉयड थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन. हमने एक दूसरे पर खूब बर्फ़ के गोले बना बना के फेंके और हमने फिर एक स्नोमैन भी बनाया. देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ना, बर्फ़ का आदमी बनाया हुआ है जिसके साथ सब लोग पिक्स ले रहे हैं अपनी. लास्ट डे एट कैंप. अब कैंप का लास्ट डे आ गया, 21 फरवरी 1984 को. वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर. ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम. अब ये कैंप का लास्ट डे था. हर एक ग्रुप जो है अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहा था. वी वर एन्जॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर. हम सभी लोग एक दूसरे को जोक सुना रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, क्योंकि बहुत दिन का साथ हो गया था. सब एक दूसरे से अच्छी दोस्ती कर ली थी सबने. सून इट वॉज मिडनाइट. जल्दी ही आधी रात हो गई. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी. कैंप फायर में ही ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने आवाज़ दी. आई थॉट, ओह नो. जब उन्होंने मुझे आवाज़ दी मैंने सोचा, अरे क्या हुआ. वॉट हैव आई डन दिस टाइम. अब मैंने क्या कर डाला. But when sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. सर ने मुझे आवाज़ दी और मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया. मैं एकदम उनकी बात सुनकर खड़ी की खड़ी रह गई. उन्होंने मुझे दुआएं दी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे. अच्छे बच्चों, कैसा लगा आपको माउंटेनियरिंग की स्टोरी सुन के? बहुत अच्छा लगा ना? क्या आप लोगों को भी माउंटेनियरिंग पसंद है? चलिए, कभी आप जाएं तो आप बताइएगा मुझे. अगर आप लोग कभी माउंटेनियरिंग के लिए गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा. बस हमें एक बात सीखनी है कि जो भी हम करें वो हिम्मत से करें तो ज़रूर हम कामयाब हो सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.